हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस रेज कोचिंग। मैं आपको आज बताने वाला हूँ संचायक शेल के बारे में। सीसा संचायक शेल जो आपके ट्वेल्थ के केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के सिलेबस में है। और सीसा संचायक शेल एक द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल का तात्पर्य होता है ऐसे सेल जिनको हम फिर से चार्ज करके या आवेशित करके और बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिनकी क्रिया उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है और इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। सीसा संचायक शेल की बात करें तो इसको आधुनिक स्वरूप सन 1881 में फोरे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें इसकी संरचना के बारे में पहले बात करते हैं। संरचना में इसमें कांच का एक पात्र होता है। ये एबोनाइट का भी हो सकता है, कठोर प्लास्टिक का भी हो सकता है। इसमें कांच की जालीदार एकांतर क्रम में ग्रिड लगी रहती हैं, संख्या में 6 हैं। ये जालीदार ग्रिडें रहती हैं जिसमें छोटे छोटे छिद्र रहते हैं। इसके अंदर ऐसे एकांतर क्रम में कुछ पदार्थ भरे रहते हैं जिनको हम देखते हैं। जिसमें रेड कलर का हमने यहाँ पे पदार्थ भरा है, ये लेड होता है, पीबी स्पंजी लेड होता है। और जिसमें ब्लैक कलर का हमने भरा है, इसमें PbO2 होता है, लेड ऑक्साइड होता है। तो इस तरह से एकांतर क्रम में लेड और लेड ऑक्साइड भरा रहता है। इनको हम इस तरह से 3 प्लेटों को आपस में और इन 3 प्लेटों को आपस में जोड़ देते हैं। लेड जो होता है ये एनोड होता है, ऋण प्लेट के समान काम करता है। और ये कैथोड होती हैं जो धन प्लेट के समान काम करती हैं। इस पात्र में सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरा रहता है जिसकी सांद्रता 38% होती है। ये विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, इलेक्ट्रोलाइट है। इस तरह से समझ गए आप। ये कांच का पात्र हो गया, कांच या एवोनाइट या रबर, कठोर रबर कुछ भी हो सकता है, कांच का पात्र। इसमें विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में क्या भरा हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसकी सांद्रता कितनी है? 38%। और इसमें कुछ प्लेटें डूबी हुई हैं, संख्या में यहाँ 6 हैं। 3 प्लेटें एनोड का और 3 प्लेटें कैथोड का कार्य करती हैं। जो एनोड का प्लेटें कार्य करती हैं वो उनमें Pb अर्थात स्पंजी लेड भरा रहता है, और जो कैथोड का कार्य करती हैं उसमें PbO2 लेड ऑक्साइड भरा रहता है। ठीक है, मतलब एनोड में लेड और कैथोड में लेड ऑक्साइड भरा रहता है। ठीक है, ये हो गई इसकी संरचना। अब इसके क्रियाविधि पर चलते हैं। इसकी क्रियाविधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक होता है निरावेशन और दूसरा होता है आवेशन। निरावेशन डिस्चार्जिंग, आवेशन चार्जिंग। निरावेशन का मतलब होता है जब हम इस बैटरी या इस सेल से धारा प्राप्त करते हैं या ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको निरावेशन कहते हैं। और आवेशन का मतलब होता है जब पूर्णतः बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर से उसको हम चार्ज करते हैं या आवेशित करते हैं, वो आवेशन की क्रिया कहलाती है। तो हम निरावेशन से शुरू करते हैं। निरावेशन डिस्चार्जिंग क्रिया से शुरू करते हैं। इसमें 2 क्रियाएं हैं।
एनोड की क्रिया और कैथोड की क्रिया। एनोड की क्रिया और कैथोड की क्रिया से ये दो चरणों में क्रिया होती है। सबसे पहले हम समझ लें जो H2SO4 होता है यहाँ पर, H2SO4 ये निश्चित रूप से 2H प्लस SO4 2 माइनस में टूट जाता है, आयनित हो जाता है। अब एनोड की क्रिया और कैथोड की क्रिया को समझ रहे हैं निरावेशन में। एनोड में आप सबको मालूम है, अभी अभी मैंने बताया चित्र में क्या होता है, Pb, और कैथोड में क्या होता है, PbO2। ठीक है, एनोड में होता है Pb और कैथोड में होता है PbO2। इसमें हम ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल आयनित हुआ है, इसमें जो सल्फेट आयन बनेंगे, सल्फेट आयन इससे क्रिया करेंगे और बनाएगा PbSO4 प्लस 2E माइनस। देखिए PbSO4 से जुड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, और इस क्रिया को हम ऑक्सीकरण क्रिया कह सकते हैं। ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को त्यागना। ठीक है, मतलब एनोड में ऑक्सीकरण होगा और कैथोड में अपचयन होगा। ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अपचयन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाएगा। ये एनोड की क्रिया पूरी हुई। कैथोड की क्रिया में क्या करते हैं हम, आपको मालूम है क्या रहता है, PbO2। तो PbO2 प्लस ये SO4 सीधे सीधे हम लिख रहे हैं, SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस और प्लस 2E माइनस। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले थे एनोड में वो कैथोड में आ जाते हैं। एक अलग से 4H प्लस आयन और ऐड हो रहे हैं। वो 4H प्लस कहाँ से मिलते हैं, जो सल्फ्यूरिक अम्ल आयनित हुआ था तो 2H और 2H मिलकर 4H हो जाते हैं। 4H आयन यहाँ पे और जुड़ जाते हैं और इस तरह से अभिक्रिया होती है। ये सब जुड़ गए और इसके द्वारा अभिक्रिया हुई PbSO4 प्लस 2H2O। इस तरह से PbSO4 प्लस 2H2O अभिक्रिया हो गई। तो पहला एनोड की क्रिया में क्या हुआ, Pb प्लस SO4 2 माइनस इक्वल टू PbSO4 प्लस 2E। दूसरी अभिक्रिया हुई कैथोड में PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 4H प्लस 2E माइनस इक्वल टू PbSO4 प्लस 2H2O। ये कैसे आपके इसको चित्र को हटा भी सकते हैं क्योंकि चित्र की आवश्यकता नहीं है। चित्र को अगर हटा दें, क्योंकि आपको संरचना समझ में आ गई थी, तो हम इसको सामने लिख लें, PbSO4 प्लस 2H2O। अब देखिए एनोड की क्रिया में, एनोड में आपको मालूम था Pb होता है, कैथोड में होता है PbO2। तो सबसे पहले एनोड में Pb और कैथोड में PbO2। एनोड में PbSO4 2 माइनस आयन कहाँ से मिलेंगे, विलयन से, और वो क्रिया करके क्या बनाया, लेड सल्फेट PbSO4 प्लस 2E माइनस। कैथोड की क्रिया में क्या हो रहा है, PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2E माइनस इक्वल टू PbSO4 प्लस 2H2O। कैसे हुआ, PbO2 तो आपको याद ही है, SO4 आप इसी को लिख सकते हो। मान लीजिए आपको भूल रहा है तो तरीका है, इसी को लिख लीजिए। 2E माइनस जो यहाँ पे निकला है वो यहाँ पे ऐड हो गया, वो भी आ गया। एक अलग से आपको याद रखना है 4H प्लस, केवल एक याद रखना है 4H प्लस। तो ये PbSO4 बन जाएगा, PbSO4 प्लस यहाँ पर 4H को 2H2 लिख सकते हैं। 4 धन है, 2 ऋण और 2 ऋण मिलके 4 ऋण हुए, 4 धन और 4 ऋण मिलके उदासीन हो गए, बना क्या, PbSO4 प्लस 2H2O। अब अगर हम संपूर्ण अभिक्रिया की बात करें, यहाँ संपूर्ण अभिक्रिया में दोनों को जोड़ देंगे और इस तरह से जोड़ेंगे तो Pb प्लस PbO2 ये दोनों जुड़ गए, प्लस SO4 में SO4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 2SO4, और ये 4H कितना है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2H2, तो हो जाएगा 2H2SO4। ठीक है, ये 2 ऋण और 2 ऋण 4 ऋण हुए, 4 धन उदासीन हो गए हैं, इसलिए 2H2 बस इसको लिख लिए हैं 2H2SO4। अब ये इलेक्ट्रॉन बराबर के उस पार हैं और ये इलेक्ट्रॉन बराबर के इस पार हैं। देखिए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसको इस पार लाएं तो ये माइनस हो जाएगा, अथवा इन इलेक्ट्रॉनों को उस पार ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, बचा कितना, PbSO4 में PbSO4 जुड़ गए, दाहिने साइड भी जोड़ लेते हैं, क्या हो जाता है 2PbSO4 प्लस ये 2H2O
तो है ही। ये हो गई हमारी संपूर्ण अभिक्रिया। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। एनोड की क्रिया Pb था, कैथोड में PbO2 था, PbSO4 2 माइनस PbSO4 प्लस 2E माइनस हुआ। यहाँ पे कैथोड की क्रिया में PbO2 SO4 2 माइनस तो लिखते ही हैं, 2E माइनस जो निकले थे वो भी ऐड हो गए, और ये 4H प्लस और भी जुड़ गए, तो क्या हो गया, PbSO4 प्लस 2H2O हो जाता है। ये देखिए, इस क्रिया को अपचयन क्रिया कहते हैं। अपचयन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रिया हो गई। अब देखिए, ये निरावेशन क्रिया हुई। जब सेल पूरी तरह से आवेशित रहता है उस समय पर जो विद्युत वाहक बल रहता है, विद्युत वाहक बल वो रहता है 2.2 वोल्ट। पूरी तरह से आवेशित होने की बात कर रहा हूं मैं। और जो घनत्व रहता है H2SO4 का, घनत्व किसका, H2SO4 का, वो रहता है 1.28 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन जैसे ही पूरी तरह से निरावेशित हो जाता है सेल, तो ये घटकर हो जाता है 2.2 वोल्ट से 1.8 वोल्ट। विद्युत वाहक बल घट गया, कितना हो गया, 2.2 वोल्ट से घटकर हो गया 1.8 वोल्ट। और ये जो घनत्व है ये घटकर रह जाता है 1.18 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये इतनी गिरावट आती है निरावेशन होने के बाद। विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट से घटकर कितना रह जाता है, 1.8 वोल्ट, और घनत्व 1.28 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर से घटकर रह जाता है 1.118 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब देखिए, इसकी क्रिया, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो विद्यार्थियों को समीकरण याद नहीं होते हैं उसके लिए एक तरीका है। अब देखिए, आवेशन क्रिया, आवेशन में क्या होगा कि ये क्रियाएं सब उल्टा होने लगेंगी, अपोजिट दिशा में होने लगेंगी। एनोड जो है कैथोड का काम करने लगेगा और कैथोड एनोड का काम करने लगता है। दोनों क्रियाएं अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। एनोड कैथोड का और कैथोड एनोड का काम करने लगता है, और क्रिया उल्टी लिखना है हमको। जैसे अब यहाँ पे लिखेंगे हम एनोड की क्रिया, एनोड की क्रिया, एनोड की क्रिया में हम कैथोड की क्रिया लिखेंगे, और कैथोड की क्रिया में हम एनोड की क्रिया लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे। और चार्जिंग में क्या करते हैं, हम बाह्य विद्युत स्रोत से सेल को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एनोड की क्रिया, एनोड की क्रिया में क्या लिखना है हमको, कैथोड की क्रिया को। वो भी कैसे लिखना है, विपरीत दिशा में। ठीक है, तरीका है समीकरण याद करने का, ये हम विपरीत दिशा में लिखेंगे। तो क्या होगा, PbSO4 प्लस 2H2O इक्वल टू, इस तरफ का लिखेंगे PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2E माइनस। ये हमने एनोड की क्रिया में किसकी क्रिया लिखी है, कैथोड की। वो भी कैसे लिखे हैं, विपरीत दिशा में। अब अगला नंबर आया किसका, कैथोड की क्रिया। कैथोड की क्रिया, कैथोड की क्रिया में किसकी क्रिया लिखेंगे हम, एनोड की क्रिया। वो भी कैसे लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो कैथोड की क्रिया में हमको लिखना है एनोड की क्रिया को विपरीत दिशा में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, PbSO4 प्लस 2E माइनस इक्वल टू, इस पर आ गए Pb प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई कि जब आवेशन क्रिया होगी, बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में होने लगेंगी। एनोड की क्रिया कैथोड की और कैथोड की क्रिया एनोड की लिखना है, उल्टा लिखना है, साथ में विपरीत दिशा में लिखना है। तो आपको अलग से समीकरण याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी समीकरण को पलट दीजिए। क्या, एनोड वाली क्रिया में कैथोड की क्रिया लिखेंगे और विपरीत दिशा में लिख देंगे, कैथोड वाली क्रिया में एनोड की क्रिया लिखेंगे, विपरीत दिशा में लिख देंगे। तो ये दो समीकरण बन जाएंगे। अब हमको क्या करना है, संपूर्ण अभिक्रिया लिखना है, संपूर्ण अभिक्रिया। संपूर्ण अभिक्रिया में हम या तो इसको जोड़ लें, वो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। PbSO4 में PbSO4 जुड़ेगा, 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये दो इलेक्ट्रॉन बराबर किस पार है, दो इलेक्ट्रॉन बराबर किस पार है, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा कितना, PbO2 प्लस Pb प्लस ये SO4 जुड़ जाएगा 4H प्लस, तो क्या हो जाएगा 2H2
2SO4, ये संपूर्ण अभिक्रिया हो गई। या तो इसको जोड़ लें, यदि नहीं जोड़ना तो आप ये जो संपूर्ण अभिक्रिया आई थी निरवेशन में उसी को पलट कर लिख दें, अपोजिट डायरेक्शन में लिख दें। देखिए ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है इसी को उल्टा लिखा गया है, 2PbSO4 प्लस 2H2O इक्वल टू PbO2 प्लस Pb प्लस 2H2SO4, उसी अभिक्रिया को उल्टा लिख दिया गया है बस। तो ये संपूर्ण अभिक्रिया हो गई। अब हमारे ये बात समझ में आ गई कि निरवेशन क्रिया में H2SO4 की सांद्रता घटने लगती है और PbSO4 की बढ़ने लगती है। फिर इसके उल्टा देखें, आवेशन क्रिया में संपूर्ण अभिक्रिया देखें, PbSO4 की सांद्रता घटने लगेगी और H2SO4 की बढ़ने लगेगी। इस प्रकार ये क्रिया उत्क्रमणीय होगी। बार बार इस सेल को हम आवेशित करके और उपयोग में ला सकते हैं। केवल आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे जैसे जब ये आवेशित करते हैं तो जैसे ही इसका विद्युत वाहक बल बढ़कर 2.2 वोल्ट हो जाएगा और घनत्व बढ़कर कितना 1.18 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 1.28 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हम मान लेंगे कि सेल पूरी तरह से चार्ज हो गया है और इसके बाद फिर से उसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इस सेल की दक्षता 70% होती है, 30% विद्युत ऊर्जा का ह्रास होता है, क्षति होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान केवल क्या रखना है कि निरावेशन में हम जो एनोड है, एनोड में Pb और कैथोड में PbO2 रखते हैं। समीकरण ये दो आपको तैयार करने हैं विशेष रूप से। PbSO4 से क्रिया किया, PbSO4 प्लस 2e, कैथोड में PbO2 है, SO4 तो ये लिख ही लेंगे, 2e ये वाले जो आए हैं ये जुड़ जाएंगे जो निकले हैं इलेक्ट्रॉन, और 4H एक अलग से आपको ध्यान रखना है जो विलयन में होता है वो आ जाता है, बनता है PbSO4 प्लस 2H2। जब ये दो समीकरण आपसे याद हो जाएं तो दोनों को जोड़ते बन ही जाए। अब इन समीकरणों को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एनोड की जगह पर कैथोड की क्रिया लिख देना है, कैथोड की जगह पर एनोड की क्रिया लिख देना है, वो भी विपरीत डायरेक्शन में लिख देना है, अपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी संपूर्ण अभिक्रिया आ जाएगी। ध्यान रखना है इसका विद्युत वाहक बल पूर्णतः चार्ज होने के बाद 2.2 वोल्ट और इसका घनत्व H2SO4 का कितना रह जाता है पूर्णतः चार्ज होने के बाद 1.28 घन सेंटीमीटर ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और जब ये पूर्णतः निरावेशित हो जाता है तो विद्युत वाहक बल घटकर 2.2 वोल्ट से 1.8 वोल्ट रह जाता है और घनत्व 1.28 से 1.18 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर रह जाता है। इस सेल की दक्षता 70% है, यह द्वितीयक सेल है और इसकी क्रिया उत्क्रमणीय होती है। ये सीसा संचयक सेल आपके फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कक्षा 12वीं में है और जिसको आपको केवल ये दो समीकरण तैयार करके सारे समीकरण एक ट्रिक से तैयार कर लेना है। ठीक है, बस सीसा संचयक सेल में आज इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। जीनियस रेज कोचिंग हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।